गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही थी, जिसमें मैंने आप लोगों को गृह व्यवस्था के चरण, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, जिसमें से मैंने 3 ऊपर के आयोजन, संगठन, नियंत्रण के बारे में बता दिया ऑलरेडी। आज मैं आप लोगों को मूल्यांकन के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है क्या, मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवोल्यूशन। प्रबंध प्रक्रिया का चौथा महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रक्रिया को पुनः प्रारंभिक चरण अर्थात नियोजन की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? प्रथम चरण की ओर ले आता है। कौन सा चरण? तो जो मूल्यांकन होता है। व्यवस्थापन में इसका उपयोग नियंत्रण की अपेक्षा अधिक परंतु योजना की अपेक्षा कम उपयोग में लाया जाता है। व्यवस्थापन में इसका उपयोग नियंत्रण की अपेक्षा अधिक उपयोग किया जाता है और योजना की अपेक्षा कम उपयोग किया जाता है। किसे? तो आप बोलेंगे मूल्यांकन को। मूल्यांकन के प्रकार। प्रबंधकीय दृष्टि मूल्यांकन के मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला सापेक्ष मूल्यांकन, रिलेटिव एवोल्यूशन। दूसरा निरपेक्ष मूल्यांकन, एब्सोल्यूट एवोल्यूशन। प्रबंधकीय मूल्यांकन कितने हैं? तो 2 हैं। टाइप ऑफ एवोल्यूशन कितने हैं? इवैल्यूशन 2, सापेक्ष, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। ठीक, सापेक्ष देख लीजिए क्या होता है, रिलेटिव एवोल्यूशन। तो इस प्रकार के मूल्यांकन में योजना की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किस अंश तक हुई है। इस प्रकार के मूल्यांकन में योजना की समाप्ति, जो आपने योजना बनाया है, प्लानिंग बनाई है, उसकी समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति, जो आपने लक्ष्य बनाया उसकी प्राप्ति पे किस अंश तक हुई है। योजना बनाया, आप अपने लक्ष्य को किस अंश तक प्राप्त की, कहने का ये मतलब है। इसकी तुलनात्मक विवेचना की जाती है। कैसी विवेचना की जाती है? तो इसकी क्या की जाती है? तुलनात्मक। मतलब आपने जो योजना बनाया और योजना के पहले लक्ष्य बनाया जाता है, तो आपने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई, क्या उसमें उस कि जिस हद तक या किस हद तक आपने सक्सेस प्राप्त की, यही क्या है, सापेक्ष मूल्यांकन है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें तुलनात्मक, मतलब योजना और लक्ष्य की प्राप्ति के जो बीच का जो अंश है ना, उसमें क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? तुलनात्मक विवेचना कहते हैं। यह सामयिक व साधारण होती है। ठीक है, कैसी होती है? सामयिक, मतलब तुरंत पे होती है, प्रेजेंट की बात। तुलना निम्न आधारों पर किया जा सकता है। पूर्व योजना से प्राप्त लक्ष्य, ठीक है, वर्तमान योजना के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य, परिवार द्वारा प्राप्त लक्ष्य और व्यक्ति की कार्य क्षमता। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि गृहिणी पूरे दिन का कार्य योजना अनुसार समय पर बिना थके व परेशान हुए संपन्न कर लेती है, तो समझा जाता है कि लक्ष्य की प्राप्ति संतोषजनक है। इसे ही सापेक्ष मूल्यांकन कहते हैं। समझ में आया? ये प्रेजेंट में होता है, जो सामयिक लिखा है ना, करंट, प्रेजेंट में होता है। इसमें सबसे बड़ी तारीफ क्या है? इसमें तुलना किया जाता है। किसमें किसमें? आपने जो योजना समाप्त किया और आपने जो लक्ष्य की प्राप्ति की है, उसके जो अंश है, जिस भाग में, उस भाग की तुलना की जाती है। यह सामयिक और क्या होता है? साधारण होता है। इतनी सी बस बात है। निरपेक्ष मूल्यांकन क्या होता है? जिसे क्या कहते हैं? एवोल्यूशन, एब्सोल्यूट एवोल्यूशन। इस प्रकार के मूल्यांकन में, सॉरी 1 मिनट लग रहा, दिख नहीं रहा। इस प्रकार के मूल्यांकन में तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं है कि योजना कहाँ तक सफल हो पाई है। इसलिए व्यवहारिक तौर पर इस मूल्यांकन का महत्व अत्यल्प है। व्यवहारिक तौर पर इसका महत्व बहुत कम है, क्योंकि जब भी आयोजनकर्ता किसी कार्य की अच्छाई बुराई का विश्लेषण करता है, तब उसके मस्तिष्क में उस कार्य के परिणाम का चित्र अवश्य होता है। यदि उस कार्य से उसका निश्चित परिणाम कम हो, तो वह समझता है कि प्रगति मंद है तथा कार्य पूर्ण कुशलता से संपन्न नहीं हुआ है। यदि कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका, तो यह समझता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। इसे निम्न उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। एक गृहिणी दिन भर की कार्य योजना बनाती है। उसकी योजना है कि दोपहर के खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, सलाद एवं दही बड़े बनाएगी, परंतु समयाभाव की स्थिति में वह नहीं बना पाती है। अब दिन के अंत में अथवा रात्रि में जब वह अपने कार्यों का पूर्व मूल्यांकन करती है, तब पता चलता है कि किन कारणों से वह दही बड़े नहीं बना पाई। क्या समय को बचाया जा सकता था?
क्या वह बहुत अधिक थक गई थी अथवा घर में कोई मेहमान आ गया था। इन समस्त कारणों पर विचार कर जब वह कल के लिए योजना बनाती है तो पूर्व के अनुभव के आधार पर नवीन सूझ विचार तकनीक का उपयोग करती है। यही निरपेक्ष मूल्यांकन होता है। मतलब आज किस वजह से मेरा काम डिले हो गया, उस काम जो जिस वजह से काम डिले हुआ, अगले नेक्स्ट काम में, नेक्स्ट योजना में उस चीज़ से वो दूर होके मतलब यही जो योजना बनाती है, जो मूल्यांकन कर रही है ना, इसके बीच में यही क्या है, निरपेक्ष मूल्यांकन होता है। नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन में पारस्परिक संबंध, किसमें, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपको कंट्रोलिंग है और जो आपका इवैल्यूएशन है, इसमें पारस्परिक संबंध क्या है, बिटवीन रिलेशन क्या है इनके बीच में, ये देख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। गृह क्यों कन्फ्यूजन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब, तो यहीं से होता है। गृह प्रबंध में नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन इन तीनों का ही अति विशिष्ट स्थान है। इसके बिना प्रबंध प्रक्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है, और यदि होगा भी तो वह केवल बंद पिंजरे में कटे पक्षी की भांति होगा, जो चाहते हैं तो हैं कि वह उन्मुक्त गगन में उड़कर सांस ले सके, परंतु होता विपरीत है। वह तड़प तड़प कर पिंजरे में ही जान दे देता है, अथवा बिना जड़ के वृक्ष की भांति होगी, जो कुछ ही समय में स्वतः ही सूख कर अपना अस्तित्व खो देगी। अर्थात ये तीनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ी हैं कि तीनों के करने के उपरांत ही हम कोई भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन आपस में अंतर संबंधित हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक दूसरे को स्पष्ट रूप से पृथक नहीं किया सकता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता। एक के बिना दूसरे का महत्व शून्य हो जाता है। दूरदर्शिता, फोरसाइटनेस, ठीक है, साइडनेस, कल्पना, इमेजिनेशन, ज्ञान, अनुभव, तर्क शक्ति, विवेकपूर्ण निर्णय, बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता का उपयोग कर योजना तैयार किया जाता है। सही बात है, इसीलिए कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। कार्य को बेहतर तरीके से समय पर संपन्न करने के लिए योजना बनाई जाती है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि मिले। आपको पता है ना, व्यवस्था, आयोजन का मतलब क्या होता है, आपके जो साधन है उस सीमित साधनों में क्या करना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, व्यवस्थापन कहलाता है। और उससे बस प्राप्त नहीं करना, उससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिले, डिपेंड इस पे करता है। यह तभी संभव है जब लक्ष्य आपका प्राप्त होगा। योजना बनाने के उपरांत इसे क्रियान्वित करना पड़ता है। आपको पता है, योजना बनाएंगे फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे, किसके माध्यम से, तो संगठन के माध्यम से, ठीक है। और बस संगठन बनने से, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनने से कार्य नहीं होता, उसका क्या होना चाहिए, नियंत्रण, उस पर कंट्रोलिंग होना चाहिए। कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि उस पर क्या करो, पूरी तरह से अपना कब्जा कर लो, नहीं, उस कार्य को करने में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या कह सकते हैं किस चीज़ की दुर्बलता है, उसको दूर करना, कि जब नेक्स्ट काम करे या नेक्स्ट जो आए काम, उसमें उन चीज़ों को दोबारा हमको भोगना या सामना न करना पड़े। यही क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। और मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब ये है कि आपने जो योजना बनाया और आपने जो लक्ष्य पूर्व अनुमानित, मतलब पूर्व लक्ष्य जो बना चुके थे, उसके लिए जो योजना बनाई, आपकी योजना और आपने किस अंश तक लक्ष्य को प्राप्त किया, उसके बीच में जो कमियां, जो खामियां, जो चीज़ है, वही क्या आप इसी के बीच में जो करते हैं ना, मतलब जो आप अपने मानसिक तौर से कह सकते हैं, या जो एक स्तर देखते हो या आकलन करते हो, वही क्या होता है, वही मूल्यांकन होता है। तो योजना बनाने के उपरांत इसे क्रियान्वित करना पड़ता है। इसके लिए परिवार के सदस्यों को एकजुट होकर पूरे मनोयोग से काम करना पड़ता है। योजना अनुसार कार्य संपन्न हो रहा है अथवा नहीं, इस बात पर गौर किया जाता है। यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो इसे नए निर्णय लेकर परिवर्तन कर कार्य में सुधार किया जाता है। अर्थात नियंत्रण क्या आता है, मैं आपको पहले ही बताई। आयोजन की सफलता नियंत्रण पर निर्भर करती है। आयोजन की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो आयोजन की सफलता नियंत्रण पर निर्भर करती है। यदि योजना परिवर्तनशील, चेंजेबल है और विस्तृत, डिटेल्ड है, आने वाली सभी परेशानियों एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तब नियंत्रण भी सफल रहता है। बड़े बड़े उद्योगों में तो आयोजनकर्ता एवं कार्यकर्ता अलग अलग होते हैं। घरों में भी कई बार आयोजनकर्ता, प्लानर एवं कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति नहीं होता। तब अच्छी योजना ही नियंत्रण का आधार बनती है तथा लक्ष्यों की प्राथमिक सफलता भी मिलती है। कार्य संपन्न होने के उपरांत मूल्यांकन किया जाता है। कार्य पूर्ण होने के बाद क्या किया जाता है,
तो आप बताएंगे कि कार्य पूर्ण होने के बाद मूल्यांकन किया जाता है, नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है, नियंत्रण वर्तमान में किया जाता है और मूल्यांकन भविष्य में सुधारने के लिए भूतकाल में किए गए कार्यों में किया जाता है। समझ में आया? नियोजन भविष्य के लिए, आप प्लान तो बनाते हो पर प्लान क्या, उसका रिजल्ट आपको भविष्य में मिलता है, ठीक है। और आप जो नियंत्रण कर रहे हैं वो प्रेजेंट में आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, उस पर कमी खामी को दूर कर रहे हो, ठीक है। और मूल्यांकन क्या होता है, भविष्य में सुधारने के लिए भूतकाल में किए गए कार्यों पर क्या था, आपका भविष्य रिजल्ट आ गया आपके सामने, ठीक है। फिर आप उस ये रिजल्ट आ गया, आपने योजना बनाया, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन सेट हुआ, वो और उस ऑर्गेनाइजेशन पर नियंत्रण कंट्रोल करते हुए उसको संपन्न किया और आपको एक रिजल्ट, आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया। जब आपको जो वो लक्ष्य प्राप्त हुआ उस पर आप देखेंगे मैंने क्या कमी रह गई, क्या खामी रह गई, कहाँ तक प्राप्त किए, कहाँ तक नहीं प्राप्त किए, ये क्या हुआ, यही आपका मूल्यांकन हुआ। सेट भविष्य में हुआ, सेट भविष्य सुधारने के लिए हुआ और क्या क्या भूतकाल में उसको उसके कार्यों पर अपनी दृष्टि डालेंगे। अतः यह भूतकाल से प्रभावित होता है। ये किससे प्रभावित होता है, तो ये किससे प्रभावित होता है, ये भूतकाल से प्रभावित होता है। कौन, तो आप बोलेंगे मूल्यांकन। प्रेजेंट से कौन प्रभावित होता है, तो आप बोलेंगे नियंत्रण। फ्यूचर से कौन प्रभावित होता है, तो आप बोलेंगे नियोजन, ठीक है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इस प्रकार ये क्रियाएं निरंतर एक दूसरे के साथ जुड़कर चलती रहती हैं। जैसे ही भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है, क्रियान्वयन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन का कार्य स्वतः होने लगता है। इस प्रकार यह क्रम व्यक्ति की पूरी जिंदगी चलते रहती है। इसीलिए आपने क्या देखा था कि नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि आप लक्ष्य अगर बनाएं तो आप योजना बनाएंगे, योजना बनाएंगे तो करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक होगी, तभी कार्य क्या होगा, एक तरीके से चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप मूल्यांकन करोगे, ठीक। और ऐसा नहीं कि आपका एक लक्ष्य पूरा हो गया तो आपकी पूरी लाइफ खत्म हो गई, नहीं। लक्ष्य क्या होते हैं, बनते रहते बनते रहते बनते रहते हैं, ठीक है, जीवन पर्यंत। इसलिए क्या हुआ, ये क्रियाएं भी जीवन पर्यंत चलती रहती हैं और सतत होती हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। किसके लिए योजना बनाई जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाई जाती है, ठीक है। व्यक्ति, परिवार, संस्था योजनानुसार सीमित साधनों के उपयोग से योजना को मूर्त रूप प्रदान करता है, फिर इसे क्रियान्वित करता है तथा इस पर नियंत्रण करता है। जब योजना ही नहीं तो नियंत्रण किस बात की, जब प्रबंधकर्ता को यही नहीं मालूम कि उद्देश्य क्या है, क्या करना है, तो आखिरकार वह नियंत्रण भी किस पर करेगा, किस तरह, किस विधि से कर सकेगा। इसी तरह नियंत्रण और मूल्यांकन एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। कौन, तो जो नियंत्रण है और मूल्यांकन है ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। नियंत्रण की सफलताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि जो कार्य हो रहा है उसकी प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। कुशलतापूर्वक किए गए नियोजन एवं नियंत्रण से मूल्यांकन करना सुगम हो जाता है, क्योंकि कार्य आपका सफल है और आप उस पर मूल्यांकन भी करेंगे, ठीक है। उसमें कमियां रहने की संभावनाएं बिल्कुल ही कम हो जाती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन इस सबसे गहरा संबंध है, जिसे करने में व्यक्ति अपना समग्र जीवन लगा देता है। आप अपने वैल्यू को पहचाने, पहले आपके उत्प्रेरक तत्व जो सो क्या है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ठीक है। अपने आप को, अपने वैल्यू को पहचाना, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने लक्ष्य बनाया, लक्ष्य बनाया। जब आपने एक लक्ष्य सेट कर दिया, देखिए इसी में सारा आपको सेट कर दिया, आपने अपना लक्ष्य जब बना लिया तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या होगा, आपको एक व्यवस्थापन, मैं एग्री की बात नहीं करती, बस मैं क्या कर रही हूँ, व्यवस्थापन की बात कर रही हूँ। व्यवस्थापन का मतलब है कि कम संसाधनों में अधिक से अधिक अपने क्या होता है, लक्ष्य को प्राप्त करना प्लस संतुष्टि भी हो, अधिक से अधिक सीमित साधनों में लक्ष्य को प्राप्त करना प्लस संतुष्टि के साथ, वही क्या होता है, व्यवस्थापन होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपने लक्ष्य बनाया, लक्ष्य में चारों ये चरणों का प्रयोग किया, जिसमें आपने योजना बनाया, फिर क्या किया, संगठन किया, नियंत्रण किया, बाद में उसका मूल्यांकन किया, ठीक है। फिर देखिए सबके बीच में क्या है, निर्णय हो रहा है। इस चीज़ को आप याद रखिए, क्योंकि आप आगे आपको क्या पढ़ना है, डिसीजन ही पढ़ना है।
लक्ष्य बनाया, फिर डिसीजन ली, योजना बनाया, फिर डिसीजन लिया, संगठन बनाने के लिए फिर डिसीजन लिया, कंट्रोलिंग करने के लिए भी डिसीजन लिया, मूल्यांकन किया तो फिर डिसीजन लिया। उसके बाद क्या हुआ, आपका स्तर ऊंचा हो जाता है। जब आप इसमें सफल होंगे अपने लक्ष्य में तो आपका स्तर क्या होगा, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसी का इसलिए तुलनात्मक अध्ययन इसी का किया जा सकता है। इसको चीज़ों के द्वारा, स्तर के द्वारा समझा जा सकता है और देखा जा सकता है। ठीक है, अब आपको मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे कल मैं आप लोग गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया स्टार्ट करूँगी। नहीं तो एक बार रुक जाइए, मैं इसको एक बार पूरा जैसे होता है नहीं फटाफट मतलब एक सारांश टाइप का बता देती हूँ। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया आपने देखा, गृह व्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो कम संसाधनों में अधिक से अधिक गृह मतलब होम मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट व्यवस्थापन, कम संसाधनों में अधिक से अधिक क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति करना और उसमें संतुष्टि हो, वो व्यवस्थापन होता है। तो ये कैसा शब्द के अंतर्गत रखा गया है, तो इसको प्रशासनात्मक शब्द के अंतर, ये क्या होता है, ये गत्यात्मक होता है, परिवर्तनशील होता है। आपको पता है क्योंकि लक्ष्य आपका निश्चित नहीं है, लक्ष्य आपका सीमित नहीं है, रुका नहीं है, तो ये चीजें भी क्या होगा, चलती रहेंगी। ठीक है, निखिल और डार्सी ने क्या, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, तीन चीजों की बात की, इन्होंने संगठन की बात नहीं की है। ग्रास और कैंडल ने किसकी बात की है, तो संगठन की बात की है। ग्रास एंड कैंडल ने तीन चरणों की बात की, नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, देखिए यहाँ पे लिखा है। और निखिल और डार्सी ने 4 चरणों की बात की है। ग्रास और अगर शायद मैं आगे भी अगर ये चीज़ मेरे से रॉन्ग हुआ होगा तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ग्रास और कैंडल ने 3 और निखिल और डार्सी ने 4। ग्रास और कैंडल ने प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवोल्यूशन की बात की है, इन्होंने जो है उसकी बात नहीं की संगठन की, लेकिन निखिल और डार्सी ने संगठन की भी, ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की है। तो ग्रास और कैंडल ने इन तीनों की बात की, इनकी परिभाषा उसी पे, ग्रास और कैंडल ने इन्हें क्या कहा है, निर्णयों की श्रृंखला कहा है। किसने, ग्रास और कैंडल ने। और ओपनहीम ने क्या कहा है, तो ओपनहीम ने इन्हें क्या कहा है, व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका जिसमें निर्णयों की क्रिया में परिवर्तित किया जाता हो। निखिल और डार्सी ने इसके 4 चरण बताए हैं। आयोजन, उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संगठन कार्य को, संगठन जरूरी होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कंट्रोलिंग द प्लान, एवोल्यूशन द रिजल्ट। लीचफील्ड ने क्या कहा, क्रियाओं का चक्र, साइकिल ऑफ एक्शन या एक्शन ऑफ साइकिल का, किसने कहा, तो लीचफील्ड ने कहा। ठीक है, इन्होंने कितने चरण बताए, 5 चरण। न्यूमैन ने क्या कहा, तो इससे क्या कहा, क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु अग्रसर करती है। किसने कहा, न्यूमैन एवं समर ने कहा। ब्रैडफोर्ड जॉनसन ने 5 चरणों में बांटा। ठीक है, अब यहाँ से एक जैसे चार्ट टाइप का बनाए, देख लीजिए। मूल्य, दर्शन, रुचियाँ, इच्छाएं। ठीक है, मूल्य, दर्शन, रुचियाँ, इच्छाएं ये आपके अंदर निहित होती हैं। घर के पारिवारिक वातावरण के अनुसार आपने लक्ष्य बनाया। समस्या, साधन, परिस्थितियाँ। ठीक है, समस्या हैं, साधन और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपने क्या किया, सूचनाओं एवं विकल्पों का मानसिक संग्रह किया। योजना बनाया, मतलब उसी को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास के निर्णय एवं क्रियान्वयन किया। तो प्रबंध की प्रक्रिया, ये सब करना का मतलब क्या हुआ, आपने एक प्रबंध प्रक्रिया, एक प्रोसेस तैयार किया। उस प्रोसेस कितने चरणों से गुजरना पड़ता है, तो उसे आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक चरण में आपको डिसीजन लेना पड़ता है, इस चीज़ों का याद रखिएगा। इसको करने के लिए आपको साधनों का उपयोग करना पड़ता है। पारिवारिक उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, पारिवारिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। कहने का मतलब आप सफल हुए अपने लक्ष्य में क्योंकि आपको संतुष्टि की प्राप्ति होगी। फिर आपने क्या देखा, गृह प्रक्रिया के चरण। वैसे सामान्यतः क्या है, 4 चरण होते हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। ठीक है, और ग्रास और कैंडल ने कितना बताया, तो आप बोलेंगे ग्रास और कैंडल ने कितना बताया, तो 3 बताया। निखिल और डार्सी ने कितना बताया, तो निखिल और डार्सी ने 4 बताया। नियोजन एवं योजना बनाना, प्लानिंग, तो आपको मैं बताई ये मानसिक प्रक्रिया है। ये क्या होती है, ये सभी चरणों में सबसे महत्वपूर्ण है। जो ये नियोजन होता है क्या है, सभी चरणों में सबसे महत्वपूर्ण होता है और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, इसमें ये कैसे, आप क्यों, कहाँ, कब, किसे, कब करना है, ये सब क्वेश्चन से आप क्या करते हो, योजना बनाते हो। और योजना बनाने के लिए परिणामों का पूरा अनुमान लगा लिया जाता है कि आपने योजना बनाया तो अपने परिणाम, जो दूरदर्शी लोग होते हैं वो रिजल्ट पहले ही भांप लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। नियोजन का महत्व क्या है, तो अगर आपने नियोजन बनाया है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आप अपना ध्यान उस तरफ आकर्षित करेंगे। ठीक है, एक मनोबल और एक अभिप्रेरक साथ आप काम करेंगे, मितव्ययिता के साथ प्रतिस्पर्धा लिए हुए, उपलब्ध साधनों में अधिकतम उपयोग करते हुए राष्ट्र को, जब आप अपने एक प्रति